हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले हमने बात की थी मैट्रिसेस की। आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स पढ़ने से पहले अगर आपने मैट्रिक्स का वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। आई होप वो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ना हम बात करते हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स की। तो डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं। तो डिटरमिनेंट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी आती है, मतलब एक सिंगल वैल्यू आती है निकल के। ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द डिटरमिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि हमने जाना था पिछले लेक्चर में कि जो मैट्रिक्स होती है वो कॉम्बिनेशन होती कलेक्शन होती है रोज और कॉलम का, लाइक दैट। तो अब हम इसको मैट्रिक्स का, जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों तरफ। लाइक इसको अगर हमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है इसका, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे: A1, B1, A2 और B2। एंड इसका जो डिटरमिनेंट कैलकुलेट होगा वो एक सिंगल यूनिट में निकल के आएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, 2 by 2 की मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए इसके डायगोनल्स वाले एलिमेंट होते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कराते हैं इसकी इससे, मतलब A1 की B2 से माइनस A2 की B1 से। तो हमारा डिटरमिनेंट कैलकुलेट होके आ जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है। इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक्सपेंड द डिटरमिनेंट। तो इसको हमें जो 2 by 2 की मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। सिंपली 3 into 7 एंड डायगोनल 6 into 2। ओके, तो क्या निकल के आएगा 21 - 12 = 9। तो हमारे 2 by 2 की जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट होके आ गया है। बट क्या हम 3 by 3 के लिए, 4 by 4 के लिए भी कर सकते हैं? यस, हम डिटरमिनेंट इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक थोड़ा सा छोटा सा रूल याद रखना है। पहला वाला एलिमेंट प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, लाइक दैट। अगर आपको ये रूल याद है तो आप इसका डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आप कोई भी एक रो या एक पर्टिकुलर कॉलम को चुन सकते हैं और उससे उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए इस वाली उसके लिए मैंने पहली जो रो है उसको लिया है डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने। तो पहले मैंने रो ली है, उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए ये वाला जो एलिमेंट होता है A11 वाला एलिमेंट, मतलब A1, इसको मैंने बाहर लिख लिया और इसका मैंने डिटरमिनेंट निकाल लिया, मतलब इस छोटे हिस्से का मैंने डिटरमिनेंट निकाल लिया। ओके, इसकी इससे, इसकी इससे। फिर सिमिलरली मैंने इसका निकाला, अब मैं निकालूंगा अपनी दूसरी वाली रो के लिए, मतलब B1 के लिए, दूसरे उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो ये वाला तो प्लस आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, तो छोटा सा रूल याद रखना है, उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर B1 के लिए निकालने हैं, तो इस वाले पूरे उसको ढक लीजिए। ये समझ लीजिए है ही नहीं, ये वाली लाइन। ओके, ये है ही नहीं। अब क्या करना है, इसकी इससे, इसकी इससे, मतलब A2 की C3 से, A2 की C3 से और A3 की C2 से। ओके, और बीच में माइनस है, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। ओके, फिर ऐसे ही C1 के लिए इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, इसको पूरे को हाइड कर दीजिए और इसका कैलकुलेट कर लीजिए A2 B3 और A3 B2। तो आपका इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, नाउ इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले ये ले लिया A1 और फिर इसको इस तरीके से इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया। फिर क्या करा, B1 ले लिया, B1 को ढक के A2 C3 इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया। ऐसे C1 को ढक दिया इस तरीके से और फिर इसका कैलकुलेट कर लिया। तो ये
आप इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे 4x4 के लिए। ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बट हो जाएगा इससे। अब हम बात करते हैं माइनर्स की। तो डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करने सीख लिया, माइनर्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर आप माइनर कैलकुलेट करते हो तो द माइनर इज अ एलिमेंट is defined as a determinant obtained by deleting the row and a column containing the element. Means अगर आपको मैं कहूं आपको A1 का माइनर कैलकुलेट करना है, तो A1 का जो माइनर होगा वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ये। ओके, तो ये हमारा माइनर आएगा। B2, C2, B3 और C3। ओके, ऐसे ही आप P1 के लिए भी निकाल सकते हैं। P1 के लिए क्या निकल के आएगा, P1 के लिए हमारा निकल के आएगा A2, C2, B3, C3। सॉरी सॉरी, B3 नहीं, A3। ओके, ऐसे ही इसके लिए क्या निकल के आएगा, C1 के लिए, C1 के लिए निकल के आएगा A2, B2, A3 और C3। ओके, तो कुछ इस तरीके से अगर मैं कहूं, ये तो आपने खाली भैया A1, B1, C1 का निकाला है, पर A2 का निकालना हो या B2 का निकालना हो माइनर, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। सिंपल है, जैसे ही इसका कैलकुलेट किया है वैसे ही आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करें जिससे कि हम B2 का माइनर कैलकुलेट कर सकें। तो B2 का माइनर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको पकड़ लो और इसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो लाइंस हैं उसको घेर लो, और जो बचे हुए हैं उनको उतार दो। A1, C1, A3 और C3। ओके, तो ये हमारा माइनर निकल के आ जाएगा, माइनर ऑफ B2। ऐसे ही आपको मैं कह रहा हूं कि आप C3 का निकालो, तो C3 का कैसे निकालोगे, सिंपल, जैसे आपने इसका निकाला है वैसे आपको C3 का निकालना है। C3 को इसके हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले को रख लो, और जो बचा हुआ है उसको निकाल लो, तो ये C3 का हमारा माइनर निकल के आ जाएगा। आप माइनर से क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। जो बचा हुआ हिस्सा है वही जो हमने निकाला था अभी, उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके, तो वही आपको यहाँ पे निकालना। तो यहाँ पे निकल के आएगा A1, माइनर ऑफ A1, जो ये वाला हिस्सा था जो हमने ऊपर देखा था, ये वही तो निकल के आया है। तो ये सब कैलकुलेट कर लेंगे हम। फिर क्या होगा, माइनर ऑफ ये, और इसमें जो साइन है प्लस माइनस प्लस, वो भी इंक्लूड कर देंगे। अब माइनर निकालना सीख लिया, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, हम बात करते हैं कोफैक्टर की, माइनर से कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो बाय यूजिंग माइनर्स वी हैव टू कैलकुलेट कोफैक्टर इंक्लूडिंग दिस, मतलब अगर आपको किसी ए 11 इंडेक्स का कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर, सही है, कोफैक्टर ऑफ A11, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, सिंपल है, माइनस ऑफ 1 की पावर आई इंडेक्स 1 प्लस जे इंडेक्स 1 और माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11, सही है। तो माइनस ऑफ ये क्या आएगा, -1 की पावर 2। ओके, तो -1 की पावर 2 क्या होती है, 1। और इसका क्या निकल के आएगा, सॉरी, क्या कैलकुलेट कर रहा था पीछे हमने, B2, C3, B3, C2। ओके, तो इस तरीके से हम इसका कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे।
नाउ अब हम बात करते हैं ऐसे दूसरे इसके लिए B1 के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो B1 के लिए अब देखिए B1 के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो B1 में क्या है, ये हमारी पोजीशन है B1 की, वो है कौन सी इंडेक्स पे है, पहली रो में दूसरे इंडेक्स पे, दूसरे कॉलम पे B12 कैलकुलेट करना है हमको। ओके, तो इसका कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, -1 की पावर 1 आई इंडेक्स प्लस जे इंडेक्स और माइनर ऑफ B1। ओके, तो माइनर ऑफ B1 कैसे कैलकुलेट किया था हमने ऊपर, ये है माइनर ऑफ B1। इसको कैलकुलेट करके हमें मल्टीप्लाई करा देनी है किससे, इससे। तो ये क्या आएगा, माइनस के ये इस टाइप से। ऐसे ही इसके लिए हर एक एलिमेंट के लिए हम उसका कोफैक्टर निकालते हैं। और अगर आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया प्लस माइनस प्लस वाला रूल, तो वही प्लस माइनस प्लस वाला रूल ही है, बट यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, वो माइनस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ कोफैक्टर कैलकुलेट किया है। जबकि अगर आप ऊपर फॉर्मूले में देख सकते हैं, यहाँ पे माइनर वाले में हमने इसको इंक्लूड किया है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने -1 के की पावर अगर आप ले लेते हैं 1 + 2, ओके, तो ये माइनस का साइन प्लस माइनस का आएगा, -1, और -1 -1 क्या हो जाएगा, +1। ओके, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है प्लस का A2, को फैक्टर ऑफ A2। आई बात समझ में, ओके। आई होप आपको कोफैक्टर निकालना आगे होगा, माइनर निकालना आगे होगा। सिंपल है, अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना आ गया तो आप माइनर और कोफैक्टर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब हम ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनर को कोफैक्टर क्यों निकालना है यार। छोटी प्रॉब्लम को अगर हमने सॉल्व कर लिया है तो ना, तो हम बड़ी प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके हम आगे देखेंगे कि हमने इसको क्यों सीखा है। ओके, नाउ माइनर कोफैक्टर में एक प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, आपसे कह रहा है माइनर कैलकुलेट करो और कोफैक्टर कैलकुलेट करो फॉर फर्स्ट रो, पहली रो के लिए, मतलब खाली इस रो के लिए कैलकुलेट करना है हमें। सही है, इस रो के लिए हमें कैलकुलेट करना है क्या, अपना माइनर और कोफैक्टर। पहले हम माइनर निकाल लेते हैं, माइनर निकालने के बाद क्या निकालेंगे, उसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो सिंपल है, माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने भी आपको बताया कि अगर आपको 2 का माइनर निकालना है तो कैसे निकालोगे, क्या करना है, इसको भैया ढक लो, ढक लिया, और जो बचा है उसका डिटरमिनेंट निकाल दो। तो बस इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, जो कि हमारा 7 निकल के आया है। सिमिलरली अगर आपको अ, दूसरे इसके इसका निकालना है, इसका 3 का, तो कैसे निकालोगे, इसको ढक दो, इसको काट दो पूरा ऐसे। ये 4067, 4067, तो 28 निकल के आ गए। ऐसे ही 5 का निकालना है, तो इसको ढक दो, तो क्या आएगा, 4162। ओके, तो ये निकल के आ गया। ठीक है, तीनों को हमने क्या निकाल लिया, माइनर निकाल लिया। माइनर निकाल लिया तो वही कोफैक्टर निकालना और आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पहली ही रो का कोफैक्टर निकालना है। वरना हर एक एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, टाइम लगेगा उसमें। मैंने खाली पहली रो का लिया है, आप हर किसी इसका निकाल सकते हैं। आप क्या करना, होमवर्क में दूसरी रो का निकालना, ये है दूसरी रो का माइनर, दूसरी रो का कोफैक्टर, ये आपको होमवर्क दिया। आई होप आप इसको करोगे सॉल्व, और अगर आपने इसको सॉल्व करा तो आप इसको जरूर कमेंट में डाल सकते हैं, और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया, माइनस ऑफ, ये किस इंडेक्स पे है, 2 किस इंडेक्स पे है, ये A11 पोजीशन पे है। ठीक है, ये A12 पोजीशन पे है, ये A13 पोजीशन पे है, ये A21 पोजीशन पे है, ये A22 पोजीशन पे है। आप इसके ऐसे लिख सकते हैं, R1, R2 और R3, ये C1, ये C2, ये C3। ओके, तो आप ऐसे आसानी से पता कर सकते हैं ये कौन सी इस पे इंडेक्स पे है, ये रो थर्ड में दूसरे कॉलम पे, तो ये कौन सी है, 3 2 पोजीशन पे। इस तरीके से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ
अब क्या करना है, -1 की पावर 1 + 1 1, ओके। और माइनर ऑफ ए 2 का क्या आया था 7, माइनर ऑफ दिस 3, कोफैक्टर ऑफ 3 माइनस ऑफ ये 1 + 2 माइनस का साइन, और ये कितना आया कोफैक्टर हमारा 28 आया 3 के लिए, -1 और 1 + 3, ओके। तो इसका जो माइनर आया था वो 2 आया था, तो इसका कोफैक्टर कितना आ गया +2। इस तरीके से हम इसका माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब बात करते हैं जिसके लिए हमने इसको पढ़ा है, ओके। प्रॉपर्टीज, ओके। पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट समझते हैं क्या होती हैं, तो ये आगे आपके काम आएंगी जब आप और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो ये आपको हेल्प करेंगी कि अगर इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती है तो कैसे उसको टैकल करना है। जैसे कि आपके पास डिटरमिनेंट में पहली प्रॉपर्टी दे रखी है जिसमें कह रहा है ये, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेनिंग अनअलर्ड, मतलब चेंज नहीं होती, इफ द रो आर इंटरचेंज इनटू अ कॉलम और द कॉलम इनटू द रो। मींस अगर आप किसी भी रो को कॉलम कर देते हो, या फिर सॉरी, रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देते हो, जैसे यहाँ पे मैंने इस रो को ऐसे ऐसे करके कॉलम में बना दिया, मतलब ट्रांसपोज कर दिया इसका, रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दिया, ओके। तो अगर आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हो तो जो डिटरमिनेंट इसका कैलकुलेट होकर निकल के आएगा वही सेम डिटरमिनेंट इसका निकल के आएगा। मींस दोनों का डिटरमिनेंट कैसा होगा, सेम कैलकुलेट होगा। आप इस तरीके से डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, सही है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या करना है, दूसरी प्रॉपर्टी हमसे कहती है, इफ टू रोज और टू कॉलम of a determinant are interchange, the sign of a value of the determinant change। means अगर आप इस रो को, सही है, उठा के इधर लाते हो और इसको, इस रो को ऊपर लेके जाते हो, तो अगर आप दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हो, एक दूसरे की पोजीशन ऊपर नीचे करते हो, तो आपको उसको माइनस साइन के साथ माइनस ऑफ उसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा, सही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पहली रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज किया है, तो क्या बन गया, A B1 C1, A2 B2 C2, तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन इंक्लूड कर दिया। तीसरी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की क्या कहती है, बहुत सिंपल। अगर आपको कहीं भी दिख जाए ना कि कोई भी दो कॉलम या दो रो, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं पहली रो और दूसरी रो सेम है, जब दो रो सेम होती हैं तो उनका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो आता है, उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो आता है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। जैसे मान लिया है 1 2, मैं 2 by 2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, और 1 2, सही है। तो देखो इसमें दोनों ही रो और कॉलम सेम ही है, तो मैं अगर इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो 2 - 2 0। आप कोई भी 3 by 3 की मैट्रिक्स ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसका भी रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही आएगा अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं। अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की, इफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट बी मल्टीप्लाई बाई सेम नंबर, डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई दैट नंबर। जैसे कि हम मैट्रिक्स में कहते थे कि कोई भी किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में किसी कांस्टेंट के को अगर हम अपने अंदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था। क्या होता था, हर एक के साथ होता था, मतलब A1 के साथ भी होगा, A2 के साथ भी होगा, A3 के साथ भी होगा, A4 के साथ भी होगा। जबकि अगर हम डिटरमिनेंट में ये कहते हैं कि कोई कांस्टेंट के साथ हम उस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम के साथ ही वो मल्टीप्लाई होगा, सही है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि मैंने इसको K A1 K A2 K, मतलब इसमें से K हमने कॉमन ले लिया, सही है। जबकि हम इसमें नहीं ले सकते थे, इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें सबके साथ K से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी हम K कॉमन ले सकते थे, ओके। ना आप बात करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की। पांचवी प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, सही है, जब वैसे ज्यादा यूज नहीं होती, बट अगर ये यूज होती है तो काफी काम आती है। इम्पोर्टेंट कैसे है देखते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरह की डिटरमिनेंट है, इस तरीके का, ठीक है, तो आप उसको तोड़ सकते हैं। तोड़ कैसे सकते हैं, कुछ इस तरीके से। एक बार फिर देखते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरह के डिटरमिनेंट है, A1 L B1 + M C1, सही है, और ये इस तरीके से दे रखा है, तो आप इसको A1 को अलग पार्ट में, इसको अलग पार्ट में, और
हाँ, इसको अलग पार्ट में ले सकते हैं। ओके, ये इसको अलग ले लिया, इसके अलग पेयर बना दिया, L B1 B2 B3 का, इसमें से L कॉमन ले लिया चौथी प्रॉपर्टी यूज करके। ऐसे सिमिलरली इसमें किया है M C1 C2 C3, तो इसमें से M कॉमन ले लिया। आप देख सकते हैं इसमें दो रो दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, इसमें भी दो जो कॉलम है वो भी आइडेंटिकल है, तो इनका डिटरमिनेंट तो यार जीरो होगा, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो लॉट के निकल गया वही डिटरमिनेंट निकल आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें डिटरमिनेंट में कुछ भी ऐड करते हैं, कॉमन ऐड करते हैं, एल एल एल, ठीक है, तो B1 B2 B3, और फिर आप उसको बाद में देखते हैं तो आपके डिटरमिनेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, आपका डिटरमिनेंट रिमेन सेम रहेगा। ओके, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। ओके, ना आप बात करते हैं एडजॉइन ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आपने कोफैक्टर निकालना सीखा, माइनर निकालना सीखा है, तो ये तो यार हलवा है। एडजॉइन कैसे निकालते हैं, बस जो हमने कोफैक्टर निकाला होता है ना, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, एडजॉइन कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, एडजॉइन निकल के आता है। वो कैसे, कुछ इस तरीके से, लेट 2 by 2 मैट्रिक्स दे रखी है हमको, इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइन निकालना है। तो एडजॉइन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A11 A22 A12 A22 एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने A11 निकाला जो कि कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ A11। मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, A12 कोफैक्टर ऑफ A12, A21 और A22। ठीक है, आपको क्या करना है, ये निकाल लिया, ये कोफैक्टर कुछ इस तरीके से निकल के आएगा हमारा। कोफैक्टर कैसे निकल के आएगा, ये आएगा A11 A12 A21 और A22। जब ये कैलकुलेट हो गया, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अपना एडजॉइन, इसका ट्रांसपोज कर दोगे, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो, तो इस फॉर्म में आएगा, मतलब A11 A21, इसको रो बना दिया, और ये दूसरी रो में आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाता है, अपना एडजॉइन कैलकुलेट हो जाता है। अगर आपको 2 by 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइन निकालना है, तो एक सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। इसकी जो डायगोनल्स है, तो पहली वाली जो है उनको तो आपस में इंटरचेंज कर दो, और दूसरी वाले के साइन चेंज कर दो। वो कैसे, जैसे A11 और A11 और A22 है, तो इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, तो A2 यहाँ पे आ गया, A11 यहाँ पे आ गया। और ये जो A21 है A12 है, इनके दोनों के साइन चेंज कर दिए, तो ये क्या कैलकुलेट हो गया, हमारा एडजॉइंट कैलकुलेट हो गया 2 by 2 मैट्रिक्स का। ओके, अब यही चीज 3 by 3 के लिए करनी हो तो यार फिर कॉम्प्लेक्स तो कुछ नहीं है यार। जैसे है हमने हर एक के लिए कोफैक्टर कैलकुलेट किया था, वैसे ही सिमिलरली हम यहाँ पे कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे ईच हर एक इंडेक्स के एलिमेंट के लिए, और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया है हर एक का, मैंने बताया था कोफैक्टर क्या होता है पीछे। ओके, तो ये हमारा A11 इंडेक्स के लिए आ गया, ये 12 के लिए आ गया, नहीं 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 नहीं, A12 के लिए नहीं, A12 के लिए आ गया, ट्रांसपोज कर दिया, हाथ किया। ओके, और A13 के लिए आ गया, सही है। फिर A2 उसके लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दिया है, ठीक है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं यार, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे मान लिया ये है, तो इसका हमें एडजॉइंट निकालना, तो एक सिंपल सा तरीका, पहले क्या करेंगे, मुझे तो मालूम है इसका आंसर। भाई इसकी डायगोनल है ना, इसको यहाँ 4, इसको 2, ये 4 ये 2, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, ये -1 ये -3, ये मेरे निकल गया एडजॉइंट। क्या कितना सिंपल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर मेथड से करेंगे, पहले सब को फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, A11 के लिए, A12 के लिए, A21 के लिए, A22 के लिए, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे ये निकल के आए, देखो दोनों सेम ही निकल के आए ना।
है ना। तो ये होती है 2/2, बट 3/3 के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो 3/3 के लिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले इसके लिए निकाल लेंगे हम कोफैक्टर। सही है। A11 के C11 के लिए, फिर C12, फिर C13, कुछ इस तरीके से इसको पकड़ा, ये आ गया। माइनस साइन, माइनस का है तो 1 1 पे तो प्लस का आ गया। यहाँ पे फिर से माइनस, ये माइनस की पावर ये, तो इसको इकट्ठा कर लिया ऐसे, इसकी इससे, इसकी इससे। फिर माइनस की पावर 1 + 3, क्योंकि इस वाले इंडेक्स पे निकालना है, तो फिर से इसको पकड़ लिया, 2 0 और 1 3, तो ये कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली फॉर दूसरी रो, को फैक्टर फॉर सेकेंड रो, को फैक्टर ऑफ थर्ड रो, तीनों के लिए कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। क्या आएगा? 9 -1 -3, फिर ये हो जाएगा 3, ये 1, ये -1, ये हो जाएगा -11, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5। फिर उसका क्या कर दोगे? ट्रांसपोज कर दोगे, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका? 9 3 -11 -3, सॉरी -1 1 -1 और -3 -1 और 5, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एडजेंट निकल गया। देखते हैं। ओके, सेम ही है। सही है। अब भाई इतनी मेहनत क्यों करी हमने एडजॉइंट को फैक्टर क्यों निकाले? वो यार इसलिए निकाले क्योंकि हमने किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स कैलकुलेट करना है तो वो एक एडजॉइंट की मदद से निकाल सकते हैं। या फिर एक और मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं रो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के, जो कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया तो एडजॉइंट की मदद से कैलकुलेट करेंगे। ये और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कभी पॉसिबल है जब उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो। अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो यार ये जो डिवाइड में से 0 या पॉसिबल ही नहीं है, तो नहीं कर सकते। ओके, नाउ तो हमने पहले क्या करा, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया। डिटरमिनेंट तो मैंने आपको निकालना सिखाया ही था सबसे ऊपर वाली वीडियो में, मतलब वीडियो में कह रहा हूँ ऊपर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखो को फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाया क्योंकि मेरे पास को फैक्टर था। ठीक है, ये मैं इसी जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है उसी की मदद से मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैं इसके लिए ये वाली रो ले ले रहा हूँ और इससे मैं कैलकुलेट करता हूँ। C11 के लिए, C12 के लिए और C13 के लिए कोफैक्टर मैंने निकाल लिया था 9 3 और माइनस के 11। और ये A11 आ गया, ये A12 आ गया, A13 आ गया। सही है। ओके, कोफैक्टर ये। ओके। हम्म, वरना आप अपने नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करना। ठीक है, बताया था मैंने इसको लेके इस तरीके से, A11 को लेके। ओके, तो इससे आपका इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट निकल के आएगा 1 1 1। ओके, ना अब एडजेंट हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, क्योंकि हमारे ये कुछ निकल के आया था। हमें क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा देनी है, तो हमारा इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।